हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क जो है चार्लेट पर्किंस गिलमन की शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर। इस स्टोरी को हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल से, इसकी समरी और एनालिसिस के साथ। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं ऑथर के बारे में, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये डायरेक्टली बेस्ड है ऑथर के लाइफ एक्सपीरियंस पर। चार्लेट पर्किंस गिलमन एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन फेमिनिस्ट, लेक्चरर, राइटर और पब्लिशर थी। अमेरिका में चल रहे विमेंस मूवमेंट की ये एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग थ्योरिस्ट भी थी। इनका जन्म हुआ था 1860 में यूएस में, यानी कि 19th सेंचुरी में, जब विमेन के पास ज़्यादा राइट्स नहीं हुआ करते थे एंड एज अ वुमेन इन्हें अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सबसे पहले इनका जो चाइल्डहुड था वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इनके फादर इनकी फैमिली को अबैंडन कर देते हैं। इसकी वजह से इन्हें अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद इनकी शादी होती है चार्ल्स स्टेटसन से, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ भी हैप्पी प्रूफ नहीं होती है एंड मैरिड लाइफ इनके लिए कॉन्स्टेंट सोर्स होती है डिप्रेशन का। ये कई बार अपनी लाइफ में छोटे मोटे डिप्रेशंस को सफ़र करती हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो मेजर डिप्रेशन आता है वो आता है इनकी डॉटर के बर्थ के बाद, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम का मतलब होता है आफ्टर गिविंग बर्थ, एंड ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जो आज भी हमें देखने को मिलता है विमेन में। डॉटर की बर्थ के बाद ये एक बहुत ही सीवियर डिप्रेशन से सफ़र करती हैं जो 3 साल तक लास्ट करता है, एंड इसी दौरान वो कई अनयूजुअल ट्रीटमेंट्स के अक्रॉस भी आती हैं, जिनमें से एक था रेस्ट क्योर। ये प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साइलस फेयर मिचेल, जो उस टाइम के बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। रेस्ट क्योर का जो मेंशन है ये हमें काफ़ी और वर्क्स में भी देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रिस्क्रिप्शन था जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को दिया जाता था जो किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। रेस्ट क्योर में होता ये है कि जो पेशेंट होता है उसे उसकी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है एंड उसके सारे जो फैमिली रोल्स हैं, सोशल रोल्स हैं, उनसे दूर करके उसे पूरा टाइम रेस्ट करने की एडवाइस दी जाती है। इस दौरान उसे कोई काम करना अलाउड नहीं होता है और ना ही किसी से मिलना। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक पर्सन पहले ही मेंटली वीक होता है एंड सफ़र कर रहा होता है, उसे बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, जहाँ पे वो कुछ फील नहीं कर सकता और ना ही किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। इसका रिज़ल्ट होता है कि उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही हुआ था ऑथर के साथ। रेस्ट क्योर के बाद चार्लेट पर्किंस गिलमन की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड वो ऑलमोस्ट इंसेन होने वाली थी, बिल्कुल पागल होने वाली थी कि वो इस एडवाइस को डिस्कार्ड कर देती हैं। कुछ साल बाद वो 1890 में जब वो ठीक हो जाती हैं तो वो ये शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं, द येलो वॉलपेपर, इन रिएक्शन टू द रेस्ट क्योर। ये था इस स्टोरी का बैकग्राउंड जो कि रिलेटेड था ऑथर से। अब हम जानेंगे इस स्टोरी के बारे में। द येलो वॉलपेपर पहली बार पब्लिश हुई थी 1892 में द न्यू इंग्लैंड मैगजीन में। ये स्टोरी दिखाती है कि जो सोसाइटी है उसका एटीट्यूड क्या होता है विमेन हेल्थ के टुवर्ड्स, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। इस स्टोरी से हमें ना केवल ऑथर बल्कि 19th सेंचुरी की सारी फीमेल्स की कंडीशन के बारे में पता चलता है। 19th सेंचुरी में जो विमेन का एग्जिस्टेंस था वो सिर्फ घर की 4 दीवारों तक सीमित था। उन्हें घर से बाहर निकलकर अपना एक करियर परस्यू करना अलाउड नहीं था। विमेन को अपनी फैमिली और करियर में से किसी एक को चूज़ करना होता था, एंड अगर कोई विमेन करियर चूज़ करती थी तो डेफिनेटली सोसाइटी से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था, यानी कि करियर का ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं था। तो इस स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो राइटर हैं, वो विमेन हैं एंड वो लिखना चाहती हैं, वो राइटर भी हैं, लेकिन उनका जो हस्बैंड है वो उन्हें मना करता है एंड वो इसके खिलाफ है। तो ये जो स्टोरी है ये लार्जर कंटेक्स्ट में न केवल ऑथर बल्कि 19th सेंचुरी की सारी फीमेल्स की कंडीशन को हाईलाइट करती है। नेक्स्ट ये जो स्टोरी है ये जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्म में लिखी गई है। एक विमेन जो रेस्ट क्योर से गुजरती है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है।
सो उसे बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, ना किसी से मिलने दिया जाता है एंड ना ही लिखने दिया जाता है। तो अंडर स्टिमुलेशन की वजह से उसकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जिस तरह से ये जो स्टोरी है ये 19th सेंचुरी की फ़ीमेल की कंडीशन पे फोकस करती है, हाईलाइट करती है, हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये सिंबल है ऑपरेशन का ऑफ विमेन, जो पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी में उन्हें फेस करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं इस स्टोरी की समरी। ये स्टोरी लिखी गई है डायरी एंट्रीज के फॉर्म में एक नेमलेस नरेटर द्वारा। नरेटर ने रिसेंटली एक बेबी को बर्थ दिया होता है, जिसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस टाइम पे साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी एंड डिप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो नरेटर को प्रिस्क्राइब किया जाता है रेस्ट क्योर, जो कि बहुत ही कॉमन प्रिस्क्रिप्शन था उस टाइम पे। तो नरेटर और उसका पति जॉन, जो कि एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, वो कंट्री साइड में एक घर रेंट पे लेते हैं नरेटर के इलाज के लिए। नरेटर को घर जो था वो स्टार्टिंग से ही अजीब लगता है, उसे उसमें अजीब सी फीलिंग आती है एंड वो अपने हस्बैंड से कहती है, बट उसका हस्बैंड उसे कोई भी थॉट लाने से मना कर देता है। नरेटर को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है, ना किसी से मिलना अलाउड होता है और ना ही लिखना। तो जॉन, जो कि उसका हस्बैंड है, वो उसकी हर चीज़ कंट्रोल करता है और ये कहकर नरेटर की बातें टाल देता है कि क्योंकि वो डॉक्टर है उसे ज़्यादा पता है। तो नरेटर को जो रूम दिया जाता है वो पहले एक नर्सरी हुआ करता था एंड उसमें एक फटा हुआ येलो कलर का वॉलपेपर होता है। वो बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें केवल एक विंडो थी एंड वो भी बार्ड थी, यानी कि बिल्कुल बंद रूम था वो। नरेटर एक ब्यूटीफुल से रूम की डिमांड करती है, बट जॉन मना कर देता है। सो स्टार्टिंग में तो नरेटर को वो वॉलपेपर बहुत रिपेलेंट लगता है एंड उससे परेशानी होती है एंड उसे लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है उस रूम में रहने से। लेकिन जॉन जो है वो उसे ऐसे थॉट्स लाने से मना कर देता है एंड याद दिलाता है कि उसे उसके लिए और उसके बेबी के लिए ठीक होना होगा। तो स्टार्टिंग में नरेटर को उस वॉलपेपर से दिक्कत होती है, लेकिन टाइम के साथ वो वॉलपेपर इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वो उसके कलर और स्मेल को फील करने लगती है एंड उसमें छुपे हुए पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसका कोई हिडन मीनिंग है। फिर टाइम के साथ उसे लगता है कि उस वॉलपेपर में बहुत सारी आईज़ हैं जो कॉन्टीन्यूसली उसे स्टेयर कर रही हैं दिन रात। फिर वो उस पैटर्न को और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती है तो उसे लगता है कि उस वॉलपेपर में एक विमेन कैद है जो कि धीरे धीरे स्टूप करके क्रीप कर रही है। स्टूप यानी कि झुक कर एंड क्रीप करना मतलब धीरे धीरे वॉक करना। तो टाइम के साथ जो नरेटर है उसका ऑब्सेशन बढ़ता जाता है उस वॉलपेपर से एंड उसे अच्छा नहीं लगता है जब उसके अलावा कोई भी, यानी कि जॉन या जेनी यहाँ पर हाउसकीपर है उस घर की, तो उसे अच्छा नहीं लगता है जब उसके अलावा कोई भी उस वॉलपेपर को हाथ लगाता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका सीक्रेट है एंड वो उसकी मीनिंग को पहले ढूंढना चाहती है। उसे लगता है कि जॉन और जेनी भी इस वॉलपेपर के बारे में जानते हैं एंड वो नहीं चाहती कि वो इस बारे में और ज़्यादा जाने। सो नरेटर का ऑब्सेशन जब वॉलपेपर में बढ़ता है तो वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करती हैं, क्योंकि वो उनका पूरा ध्यान सिर्फ वॉलपेपर पे रहता है। तो इससे जॉन को लगता है कि वो अब ठीक हो रही हैं। तो जैसे ही नरेटर को लगता है कि अब वो उस घर से जाने वाली है, तो वो उस वॉलपेपर में फंसी हुई विमेन को फ्री करना चाहती है। वो धीरे धीरे उसे फाड़ना शुरू करती है, लेकिन लास्ट वाले दिन, जो लास्ट डे होता है उस घर में, वो अपने आप को उस रूम में लॉक कर लेती है एंड वॉलपेपर को फाड़ना शुरू करती है। तो इस सीन में जो नरेटर है वो कम्प्लीटली इनसेन हो चुकी हैं। तो रेस्ट क्योर का ये जो आखिरी स्टेप है, यानी कि कंप्लीट इंसेनिटी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जिस दौरान वो उस वॉलपेपर को फाड़ रही होती हैं,
उनके बीच में अगर कुछ भी आ जाता है, जैसे बेड आ जाता है, तो वो उसे अपने दांत से काटने लगती है एंड वो बहुत ही बुरी तरह से बिल्कुल वाइल्डली इस वॉलपेपर को फाड़ने लगती है। उसके मुंह और नाखून हर जगह से खून बहने लगता है, बट वो नहीं रुकती हैं। तो उनका जो ऑब्सेशन था उस वॉलपेपर के साथ वो इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को उसमें देखने लगती हैं एंड उसे लगता है कि मुझे खुद को फ्री करना है। तो इसीलिए वो बिल्कुल पागलों की तरह उसे फाड़ने में लग जाती हैं। इस स्टोरी की एंडिंग होती है जॉन के रूम में आने से। तो जैसे ही जॉन रूम में आता है तो वो नरेटर की कंडीशन को देखकर बेहोश हो जाता है एंड लास्ट में नरेटर कहती है कि अब वो फ्री है। जॉन और जेनी के बावजूद वो अब फ्री है एंड अब उसे कोई दोबारा कैद नहीं कर सकता है। तो अब हम आते हैं इस स्टोरी के एनालिसिस पार्ट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें स्ट्राइक करती है इस स्टोरी में वो है नेमलेस नरेटर। यहाँ पर नरेटर के अलावा सभी कैरेक्टर्स का नेम दिया गया है, लेकिन नरेटर का कोई नाम नहीं है। तो ऐसा करने की वजह क्या है? ये दिखाना चाहता है कि जो नरेटर है उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी उसके हस्बैंड से है, यानी कि जॉन्स वाइफ, दैट्स इट। तो ये दिखाता है कि किस तरह से 19th सेंचुरी में जो विमेन थी उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी एंड वो टोटली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड्स पर। नेक्स्ट जो जॉन है वो नरेटर की लाइफ में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है एंड जो ये डोमिनेशन है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो डॉक्टर है, बल्कि इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। तो यहाँ पर जो जेंडर रिलेशंस थे 19th सेंचुरी के, जो वेमेन की इन्फीरियर पोजीशन थी मैरिज में, ये भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो राइटिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि जो नरेटर है वो राइटर हैं, वो लिखना चाहती हैं एंड उन्हें लगता है कि राइटिंग करके उनकी कंडीशन इम्प्रूव होगी। तो राइटिंग जो है वो एक मीन्स होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल आउटलेट का, एंड वो आपकी इमेजिनेटिव पावर शो करता है। तो लिखने से कई बार ऐसे होता है कि आपके इमोशंस को एक आउटलेट मिलता है एंड आपको अच्छा लगता है। तो सेम जो नरेटर है वो चाहती हैं कि वो लिखें, लेकिन उनका जो हस्बैंड है जॉन वो मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो राइटिंग है ये हार्मफुल है। तो एक तरह से वो राइटर की इस इमेजिनेटिव पावर को कंट्रोल करना चाहता है। तो जॉन के इस एक्शन से हमें 19th सेंचुरी की सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि किस तरह से जो सोसाइटी थी वो चाहती थी कि विमेन एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, वो आइडल वाइफ, आइडल हाउसकीपर बन गए रहें। विमेन की राइटिंग के खिलाफ थी सोसाइटी उस टाइम पर, क्योंकि अगर कोई विमेन लिख रही है इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, वो सोच रही है एंड वो अपने, अगर वो सोचेगी तो वो अपने ऑपरेशन के बारे में भी सोचेगी, वो सोसाइटी को क्वेश्चन करेगी। तो ये चीज़ विमेन का सोचना एक हार्मफुल थिंग देखी जाती थी, जैसा कि जॉन ने कहा कि वो हार्मफुल है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है जेन ऑस्टन, जो कि 19th सेंचुरी की राइटर थी एंड उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द जो राइटिंग थी वो घर वालों से, फैमिली से छुप कर की थी, क्योंकि ये जो एक्टिविटी थी राइटिंग की ये फीमेल्स को अलाउड नहीं थी। नेक्स्ट हमारा है आइडिया ऑफ कन्फाइनमेंट। तो स्टार्टिंग से एंड तक हम स्टोरी में देखते हैं जो नरेटर हैं वो कन्फाइंड रहती हैं एंड इसी की वजह से वो और ज़्यादा इंसेन हो जाती हैं, लेकिन ये साथ ही उन्हें रियलाइज़ कराता है कि किस तरह से वो इम्प्रिजन्ड हैं डोमेस्टिक स्फीयर में। तो ये जो कन्फाइनमेंट है, जो ये जो इम्प्रिजनमेंट है, ये यहाँ पर समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इम्प्रिजनमेंट है इसे नेचुरल समझा जाता है फॉर फीमेल्स, कि फ़ीमेल जो है वो तो घर का काम करने के लिए, घर में रहने के लिए बनी है, तो इसे नेचुरल समझा जाता है। मोस्ट ऑफ द विमेन को तो रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो इम्प्रिजन्ड है एंड जब तक कोई रियलाइज़ नहीं करेगा तब तक वो फ्री होने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो विमेन थी वॉलपेपर में वो शो करती है विमेन ट्रैप्ड इन डोमेस्टिक स्फीयर।
तो ये 19th सेंचुरी की उन सारी वीमेंस पे अप्लाई होता है जो कि डोमेस्टिक स्फीयर में बंधी हुई थी। तो नरेटर जो हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाती हैं उस विमेन इन वॉलपेपर के साथ, एंड उन्हें लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, एंड तभी वो उसे फ्री करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये रियलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। कई विमेन अपने डोमेस्टिक रोल्स को, अपने आइडल विमेन के रोल्स को इतना ज़्यादा शिद्दत से निभा रही होती हैं कि उन्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो इम्प्रिजन्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं 2 विमेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी अपार्ट फ्रॉम द नरेटर, मैरी एंड जेनी। तो मैरी जो है वो नरेटर के बेबी का ध्यान रख रही हैं उनकी एब्सेंस में, एंड जेनी है जो हाउसकीपर हैं वहाँ पर। तो ये जो दोनों विमेन हैं ये स्टोरी में इंट्रोड्यूस करी हैं क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट करती हैं नरेटर से। जहाँ नरेटर राइटर हैं वो फ्री थिंकिंग वाली विमेन है एंड वो सोसाइटी के कन्वेंशंस को तोड़ना चाहती हैं, ये जो 2 विमेन हैं ये मॉडल हैं उन विमेन का जो अपने डोमेस्टिक लाइफ में खुश रहती हैं, यानी कि ये बिल्कुल आइडल विमेन के रूप में यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो जेनी जो है उनको लगता है कि राइटिंग की वजह से नरेटर की जो तबीयत ख़राब हुई है, तो उन्होंने इस हद तक अपने हाउस होल्ड रोल्स को एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें जो नरेटर हैं वो गलत लगती हैं। ठीक है, वो अपने हाउस होल्ड रोल्स में बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड वो उसे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहती हैं। एंड जॉन का जो बिहेवियर है जेनी और नरेटर के टुवर्ड्स, ये सोसाइटी का बिहेवियर शो करता है। जो जॉन है वो नरेटर को एक तरह से उससे खुश नहीं है कि वो लिखना चाहती हैं एंड वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी से वो खुश है क्योंकि वो एक आइडल विमेन है। तो नेक्स्ट हमारी लास्ट थिंग है द विमेन इन वॉलपेपर। जैसा कि मैंने बताया, विमेन इन द वॉलपेपर दिखाती है उन सभी विमेन को जो कि डोमेस्टिक स्फीयर में ट्रैप्ड हैं। लेकिन जो ये विमेन है वॉलपेपर में, ये स्टूप करती हुई और क्रीप करती हुई दिखाई गई है। वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, तो उसका ये जो झुका हुआ इन्फीरियर सा पोजीशन है, ये सिर्फ फिज़िकल पोजीशन नहीं है, बल्कि ये विमेन की इन्फीरियर पोजीशन है उसकी मैरिज और सोसाइटी में। जो नरेटर है वो आइडेंटिफाई कर पाती हैं उसके साथ, एंड लास्ट में उन्हें लगता है कि ये मैं ही हूँ, तो वो उसको फ्री करना चाहती है। जो लास्ट में बिल्कुल इंसान होने के बाद वो उन वॉलपेपर को फाड़ने की कोशिश करती है, वो उस विमेन को फ्री करने की कोशिश होती है एंड लास्ट में वो सक्सेसफुल भी होती हैं। तो जो बिल्कुल लास्ट में लाइन है वो कहती है कि इन स्पाइट ऑफ जॉन एंड जेनी, मैंने उसे फ्री कर दिया है एंड अब तुम उसे दोबारा वॉलपेपर में नहीं डाल पाओगे। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया है। उन्होंने वॉलपेपर का जो फटना है वो सिंबलाइज करता है आइडल विमेन के कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं, जो विमेन पे इम्पोज करे जाते हैं, जो डोमेस्टिक स्फीयर है जो विमेन पे इम्पोज किया जाता है, उससे डिफाई कर देना। तो नरेटर ने खुद को फ्री कर लिया है एंड जॉन जो कि सोसाइटी को शो करता है एंड जेनी उन विमेन को शो करता है जो कि डोमेस्टिक लाइफ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इन दोनों के बावजूद जो विमेन जो नरेटर हैं उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया है एंड अब कोई उन्हें वापस वहाँ पर नहीं इम्प्रिजन कर सकता। सो यही था, एंड इस छोटी सी स्टोरी में हमें 19th सेंचुरी की बहुत सारी थीम्स देखने को मिलती हैं। सो आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो, एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।